जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज द, मतलब इस लॉ को क्या कहना था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो कुछ नहीं था, इसने कहा कि जो एनर्जी है, मतलब इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड था ये लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मतलब समझ रहे हो ना आप। एनर्जी हम, देखो कोई भी एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ देखो बच्चों, आपको लगता होगा कि सर एनर्जी क्रिएशन ये क्या चीज होती है, मतलब क्रिएट कैसे नहीं कर सकते, तो देखना अच्छे से। एनर्जी एक सर्कुलर पाथ में घूमती रहती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हीट के थ्रू एक दूसरे में जाएंगे वो। मान लो मैंने हीट के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर किया, मान लो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, मान लो मैंने केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में किया, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैंने किस में किया, केमिकल एनर्जी में। लेकिन याद रखना, ये कन्वर्जन होता है, जो यूनिवर्स की एनर्जी है, सुनना, ट्रांसफर एक अलग बात है और कन्वर्जन एक अलग बात है। सुनो, सॉरी, यहाँ पे एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफर होता है, एनर्जी कभी भी हम बनाते नहीं है। समझ में आया आपको, कोई भी एनर्जी हम बना नहीं सकते। जो भी यूनिवर्स की एनर्जी होगी, मैं लिख देता हूं, यूनिवर्स की जो एनर्जी है ना बच्चों, वो एनर्जी आपकी क्रिएट नहीं की जा सकती और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते बच्चों, और ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, मतलब हमारी एनर्जी कंजर्व हो जाती है। समझ में आया सबको। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयर, इट इज कंजर्व, वो कंजर्व हो जाती है। बोलो सबको समझ में आया, एनर्जी हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते। बाकी इतना ही था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोलो क्लियर है। बहुत लोगों ने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ। लेकिन देखो हमें मैथमेटिकल, यहाँ पे हमारे जो काम की चीज है ना, अब मैथमेटिकल है। देखो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ये वाली चीज, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ पे हम मैथमेटिकली कैसे ट्रीट करें। सबसे पहली बात, सर फर्स्ट लॉ क्या है, तो फर्स्ट लॉ है कि आपका, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे, देख ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे, तो जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा ना किसी भी सिस्टम का, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, इंटरनल एनर्जी का चेंज हम कैसे निकालेंगे, उसके अंदर हीट कितनी चेंज हुई, मतलब एक स्टेट से, भाई मैं जो बता रहा हूं ना उसको सुनो। जब हम सिस्टम के एक स्टेट से सिस्टम के दो दूसरे स्टेट में अगर जाते हैं ना, तो वहां पे इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हुआ, वो किसके बराबर होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते समय हीट चेंज कितना हुआ प्लस वर्क डन कितना हुआ, इन दोनों की अगर हमने एडिशन कर दी तो आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं, अगर किसी के अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी है, देखना, अरे एक कॉमन सी बात है, देखो ये बात सुनो। मान लो दिस इज अ बॉडी, ये कोई बॉडी है आपके पास, ये ह्यूमन बॉडी, मान लो ह्यूमन बॉडी, दिस इज ह्यूमन बॉडी, और आपको निकालनी है इसकी इंटरनल एनर्जी। तो आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर देखो, सबसे पहली बात, इसकी बॉडी की हीट कितनी हीट है, टोटल हीट, प्लस अगर इसने कुछ काम किया होगा तो उस काम को, मतलब उसका कुछ वर्क और हीट को हम जब ऐड करेंगे ना, मतलब उस, सपोज मैं कुछ बहुत सारा काम कर रहा हूं दिन भर, तो आप मेरा डेली का काम पूरा, मतलब जितना भी काम है उसको आप काउंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये मोड ऑफ, मतलब इसको हम यूनिट वगैरह होते हैं किलो जूल। मेरा वर्क और मेरे बॉडी की हीट, ये दोनों आप जब काउंट करोगे ना, तो वो आ जाएगी आपकी इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो ये चीज है, इतना ही बताना था कि मुझे इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी की जो होती है ना, इंटरनल एनर्जी वो क्या होती है, उस बॉडी ने कितना काम किया और उस बॉडी के अंदर कितनी हीट है, मतलब इन दोनों का अगर हमने प्रोडक्ट लिया, सॉरी इन दोनों की एडिशन की, तो हमारे पास क्या बनेगा, इंटरनल एनर्जी। अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज क्या होगा जल्दी बोलो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम चेंज पढ़ेंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, क्योंकि प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन हीट प्लस चेंज इन वर्क डन। समझ में आया सबको। दिस इज द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोलो ये फॉर्मूला आप सबको समझ में आया बच्चों। आप वर्क को डी क्यू लिखो या डब्ल्यू लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डी डब्ल्यू लिखो या फिर ऐसे, लेकिन डी डब्ल्यू ठीक है। बोलो क्लियर है।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का सबको मैथमेटिकल समझ में आया कि du क्या आता है, du आता है आपका dq प्लस डब्ल्यू। लेकिन अब देखना, अब मैं इस फर्स्ट लॉ को क्या करता हूं, देखो सुनना अभी अच्छे से, एकदम अच्छे से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, देखना। यहाँ पे मुझे क्या चीज बतानी है कि अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं तो फर्स्ट लॉ आपका होता है सर इंटरनल एनर्जी जो होती है विच इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। मैंने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छे, मतलब बहुत बढ़िया। लेकिन अब मैंने सपोज, देखना भाई मैं क्या कर रहा हूं, सुनो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, अच्छे से देखना, मुझे थोड़ा एक और चीज बतानी है, उसको देखो। देखो मान लो ये तो समझ में आया सबको, मान लो मेरे पास एक इंजेक्शन है, ये वाली इंजेक्शन पता है सबको, यहाँ पे एक पिस्टन है, पिस्टन पता है सबको, एक मूवेबल मूवेबल यहाँ पे कोई पिस्टन, यार वो इंजेक्शन को होता है ना, उसको हम पिस्टन बोलते हैं, जिसके बीच में और वाल के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन बहुत कम होना चाहिए। अब देखो बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, वर्क क्या होता है आपका? आप बोलोगे सर काम होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप फोर्स लगाओ कोई भी चीज डिस्प्लेस हो जाएंगी। यहां तक ये फिजिक्स के टर्म में आप बात करते हैं कि सर फिजिक्स के टर्म में होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सर हमें तुम्हें केमिस्ट्री के टर्म में बताओ, तो देखना मैं ऊपर से कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा हूं, अरे भाई एक पर्टिकुलर एरिया पे लगा रहा हूं, तो इसको मैं अब फोर्स नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा सर प्रेशर। सर प्रेशर लगाऊंगा, ठीक है। जब मैं प्रेशर लगाऊंगा ना सर, तब यहां पे मान लो वॉल्यूम V1 था, वॉल्यूम V1 था, जब प्रेशर लगाऊंगा तो ये पिस्टन आपका नीचे आ जाएगा। भाई समझ में आ रहा है सबको, यहाँ पे आ जाएगा भाई, क्लियर है सबको? पहले पिस्टन ऊपर था, पहले ये थी पिस्टन की इनिशियल पोजीशन और ये थी पिस्टन की फाइनल पोजीशन, और इसी को हमने बोला दिस इज योर डिस्टेंस ट्रेवल। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आप बोलोगे सर दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो, तो आप बोलोगे सर देखो ये डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूं, सुनना अच्छे से, इस डी को मैं बोल सकता हूं, देखो इस डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूं कि सर चेंज इन वॉल्यूम। भाई क्लियर हो रहा है सबको मैं क्या बता रहा हूं? इस डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं कि चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, मल्टीप्लाई बाय कितना प्रेशर अप्लाई किया, दैट इज योर वर्क इन केमिस्ट्री। भाई वर्क का डेफिनेशन क्लियर हुआ सबको? प्रेशर इनटू चेंज। अब चेंज कैसे सर, चेंज कैसे सर, V2 माइनस, चेंज ऐसे निकालेंगे ना V2 माइनस V1। समझ में आया सबको? सबको इतना क्लियर है? वर्क क्या आ गया, वर्क हो गया हमारा पीडीवी। बोलो क्लियर है सबको? वर्क सबको क्लियर है? वर्क होता है हमारा पीडीवी। सर फोर्स की जगह पे प्रेशर, और डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट की जगह पे चेंज इन प्रेशर, मतलब सॉरी चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज कितना हुआ? अब देखो मैं आगे बढ़ा रहा हूं आपको, देखो अभी हमने क्या निकाला कि सर वर्क होता है ना आपका वर्क सर वर्क होता है आपका पीडीवी। लेकिन अब याद रखना भाई, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूं। देखो वर्क के आगे हमेशा मतलब निगेटिव साइन लगाते हैं, ये मैंने नहीं बताया, ये किसने बताया? IUPAC ने बताया, जो आपको जो भी केमिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन है उसने खुद बताया, ये किसी साइंटिस्ट ने भी सर्च नहीं किया, बहुत सारे साइंटिस्ट मिलके उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, वर्क को माइनस में लेंगे। अब ऐसा क्यों सर? उसका एक रीजन है, हम आपको समझ में आ जाएगा निगेटिव साइन लेने के पीछे क्या रीजन है सर। थोड़ा वेट करो, समझ में आ जाएगा। देखो वर्क तो समझ में आया सबको, वर्क होता है सर प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। भाई सर इतना क्लियर है? और सर IUPAC ने बोला निगेटिव लगाओ तो लगाओ, अगर नहीं लगाए तो सब गलत हो जाएगा। मैंने बोला वेरी गुड। अब देखना दो तरह के वर्क होते हैं बच्चों, एक तो देखो दो तरह के वर्क में बता रहा हूं। मान लो पिस्टन, सुनना, ये हमारा था वॉल्यूम V1, और मान लो अंदरूनी प्रेशर मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा है, हम देखो अंदर एक गैस है मान लो, और एक गैस एक्सपांड हो रही है, मतलब फूल रही है। आप समझ में आ रहा है ना? अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया बच्चों, एक कॉमन सी बात है, देखो मेरे पास यहाँ पे पिस्टन है ऊपर, ये मेरे पास पिस्टन है बच्चों, ध्यान देना अच्छे से समझना, ये पिस्टन है और अंदर एक गैस है। अब मैंने गैस का टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये गैस का वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन होगा बच्चों, और बाहर ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, ये होगा आपका वॉल्यूम V2। अब इसका क्या मीनिंग है सर? देखना, आपकी ये सिस्टम है, सिस्टम ने सुनो सिस्टम ने काम किया किस पे? बोलो सिस्टम ने किस पे काम किया? वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। भाई इसका मतलब समझ में आया? ये हमारी सिस्टम थी, गैस इज आवर सिस्टम, इसने किस पे काम किया बच्चों? बाहर की तरफ काम किया, सराउंडिंग पे काम किया। और इसी को ही बोलते, सुनो, अगर सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रहा है ना, अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है किस पे? सिस्टम वर्क मतलब काम कर रहा है, वर्क डन मतलब काम करना, सिस्टम वर्क डन कर रहा है किस पे? सराउंडिंग पे, तो इसी को बोल जाता है कि एक्सपांशन हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है? बोलो एक्सपांशन हो रहा है। बोलो क्लियर है सबको?
एक्सपांशन का मतलब क्लियर है सबको, मैसेज कर दो। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, मतलब अंदर से ढकल रहे हम, मतलब इंटरनल प्रेशर ज्यादा है, सिंपली अंदर का प्रेशर ज्यादा है। लेकिन इसकी कहानी उल्टी कर देता हूं मैं, कहानी थोड़ी अपोजिट कर देता हूं। देखो कहानी को मैं चेंज कर देता हूं तो और ट्विस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो V2 था ना आपका, सेकंड जो वॉल्यूम था ना, यहाँ पे देखो एक्सपांशन के केस में अभी बताया मैंने कि एक्सपांशन के केस में बच्चों जो ऊपर वाला वॉल्यूम था वो बड़ा था, किससे? V1 से। ये बात अभी आपको पता चली, सर एक्सपांशन में ये वाली चीज होगी। चलो आगे बढ़ते, सुनो अभी। अब मैं क्या कर देता हूं बच्चों, एक पिस्टन ले लेता हूं, ये वाला पिस्टन। अब इस पिस्टन के ऊपर से प्रेशर डाल देता हूं, मतलब जो P एक्सटर्नल है ना बच्चों, देखना मैं P एक्सटर्नल लिखता हूं। एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में से हमारा एक्सटर्नल प्रेशर बड़ा है एज कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर। ये बात क्लियर हो गई सबको? मान लो ऐसा अगर है, और मान लो ऐसा अगर है और दिस इज योर V1, तो भाई V2 कहां पे आएगा, ऊपर या नीचे? कंप्रेशन होगा अभी, ये V1 है, ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा है तो ये नीचे आएगा V2, ये आएगा आपका बच्चों V2 आएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं V1 इज ग्रेटर देन V2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क इज डन बाय सराउंडिंग, किस पे? सराउंडिंग से सिस्टम पे हो रहा है, मतलब वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, और इसी को बोला जाता है कॉम्प्रेशन। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? बोलो कॉम्प्रेशन। बोलो क्लियर है? मैसेज कर दो, कॉम्प्रेशन का मतलब क्लियर है, एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन का मतलब क्लियर है? हाँ या ना बताओ, हाँ या ना? सबको अच्छे से क्लियर है भाई? मैसेज करो कि सर हाँ सर, एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन की भाषा समझ में आ रही है सर। देखो बच्चों ध्यान दो, अगर ऊपर से प्रेशर ज्यादा हो तो देखो पहले V1 था तो V2 छोटा होगा, क्योंकि ऊपर से प्रेशर, कॉम्प्रेशन में V2 छोटा होगा, और एक्सपांशन में V2 बड़ा होगा, क्योंकि अंदर से प्रेशर है ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो V2 बढ़ेगा। देखना मुझे क्या बताना था इस ऑल से, देखो वर्क जो होता है ना वो होता है आपका माइनस PdV। सर आपने बोला सर ठीक है ना, पता है हमें, इसमें नई बात क्या है? तो नई बात है कि अगर दो तरह के वर्क होते, अब आएगा मजा। सर एक तो वर्क होता है कॉम्प्रेशन का वर्क होता है सर, और एक तो होता है एक्सपांशन का। भाई अभी क्लियर हो रहा है? अब मजा आएगा आपको। वर्क दो तरह के होते हैं सर, या तो सर नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग, या सराउंडिंग से सिस्टम। अभी यहाँ पे देखो, कॉम्प्रेशन होता है मतलब सर सराउंडिंग वर्क कर रहा है, देखो भाई सराउंडिंग वर्क कर रहा है किस पे? सिस्टम पे भाई। ठीक है सर, वेरी गुड, मजा आ गया सर, ये बात तो सही है। सर एक्सपांशन मतलब सर सिस्टम वर्क कर रहा है किस पे? सराउंडिंग। ठीक है सर, ये बात भी सही है, इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन दिक्कत कब आएंगी? सर कॉम्प्रेशन का मतलब अभी बताओ यार, कॉम्प्रेशन में कौन बड़ा होता है, वॉल्यूम या मतलब V2 बड़ा या V1 बड़ा? देखो कॉम्प्रेस हो रहा है मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ मतलब जो V2 होगा ना भाई वो छोटा होगा V1 से। समझ में आ गया? छोटा होगा कॉम्प्रेशन में, क्योंकि यार पहले वॉल्यूम V1 था, अब ऊपर से दबा दिया तो V2 छोटा होगा ना, कॉमन सेंस है। अब यहाँ पे देखो एक्सपांशन में देखो सर V1 था नॉर्मली, एक्सपांशन हुआ मतलब V1 बढ़ गया, मतलब ऊपर की तरफ गया, तो V2 इज ग्रेटर देन V1। सबसे पहली बात ये वाली बातें क्लियर है सबको? मैंने वॉल्यूम को किस तरह से लिखा भाई, क्लियर है सबको? कॉम्प्रेशन में V2 छोटा होगा और भाई एक्सपांशन में V2 बड़ा होगा। चलो यहाँ तक ठीक है, तो मजा आ गया सर। अब आगे तो बताओ, मुझे यही बताना था ना। W इज इक्वल टू माइनस P, अरे चेंज क्या होता है? आप बोलोगे सर V2 माइनस V1, वेरी गुड सर। सर यहाँ पे भी लिखो W इज इक्वल टू माइनस P V2 माइनस V1। तो सर इसमें क्या बताना है आपको? सेम तो आ गया है सब जगह पे, वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन ये चे, वर्क ऑफ एक्सपांशन है, लेकिन अब चेंज कहां पे होगा? अब मुझे बताओ, इसको थोड़ा ऊपर लिखो, मैं इसको रफ करके देखो अच्छे से लिख देता हूं, सुनो। V2 इज ग्रेटर देन V1 और V1 इज ग्रेटर देन V2। देखो ये V1 ग्रेटर है तो ये कॉम्प्रेशन का केस है, चल सर ये कॉम्प्रेशन है, और V2 बड़ा है तो सर एक्सपांशन है। देखो रटना कुछ भी नहीं, आपको समझ में आ रहा है अभी एक्सपांशन कहां पे हो रहा है, कॉम्प्रेशन कहां पे हो रहा है। चलो ठीक है, अब हमें वर्क निकालना है, दोनों का वर्क निकाला है, मतलब वर्क ऑफ एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब सर सिस्टम सराउंडिंग पे कौन सा वर्क कर रहा है वो निकालना है। कॉम्प्रेशन मतलब सर सराउंडिंग सिस्टम पे क्या वर्क कर रहा है वो निकालना है। तो कैसे निकाले सर? तो देखो यहाँ पे आपको पता है वर्क होता है कि माइनस PdV, तो आप बोलोगे सर देखो W इज इक्वल टू माइनस P, dV चेंज क्या होता है? आप बोलोगे सर V2 माइनस V1, मैंने बोला वेरी गुड। W होता है आपका माइनस P V2 माइनस V1, मैंने बोला वेरी गुड, मैंने यहाँ पे भी वेरी गुड बोला, लेकिन अब मैं वेरी गुड बोलूंगा। मुझे बोला ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी, ये बताओ, इधर वाला वर्क पॉजिटिव आएगा या निगेटिव?
और इधर वाला वर्क पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, थोड़ा सोच के बताओ, अपने दिमाग पे जोर डालो। दोनों तरफ वर्क पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? चलो पहले तरफ सर निगेटिव आएगा। चलो देखो अभी मैं बता देता, वेरी गुड, आ रहा है सबको? अब मैं बता देता हूँ, सुनो। देखो यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा है, V2 बड़ा है, तो सर V2 अगर बड़ा है ना सर, तो सर बड़े में से छोटी कोई तो वैल्यू क्या आएगी? बोलो पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव निगेटिव क्या आएगा आपका आंसर? निगेटिव आएगा। बोलो क्लियर है? सबसे पहले बताओ ये क्लियर है क्या? सर V2 बड़ा है तो बड़े में से छोटी गई तो सर पॉजिटिव आएगा आंसर, ये ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा। और सर पॉजिटिव निगेटिव आपका निगेटिव आएगा, तो वर्क ऑफ एक्सपांशन आपका होगा क्या होगा? बोलो अरे हाँ बोलो, वर्क ऑफ एक्सपांशन क्या होगा? बताओ जल्दी। सही पढ़ा, सही बता रहा हूं ना मैं? वर्क ऑफ एक्सपांशन क्या होगा? बोलो नेगेटिव होगा। आइए यहाँ पे पढ़ते थोड़ा सा, वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन की तरफ चलते। देखो सर V1 बड़ा है V2 से, क्योंकि कॉम्प्रेशन हो रहा है। सर V1 अगर बड़ा है ना सर, तो अगर छोटे में से बड़ी वैल्यू माइनस गई तो ये कौन सा आएगा आपका? ओवरऑल ये आएगा सर निगेटिव। समझ में आया? अगर निगेटिव आए तो सर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। अरे सर मजा आ गया। तो वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन आपका पॉजिटिव होगा और वर्क ऑफ एक्सपांशन आपका निगेटिव होगा। भाई क्लियर है? साइन कन्वेंशन फॉर वर्क, दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर वर्क। अब बताओ सबको क्लियर हो रहा है? बोलो हाँ या ना, मैसेज करके बताओ। किसी को भी दिक्कत है तो अभी बता दो, क्योंकि हम क्लियर करते चलेंगे। वर्क ऑफ एक्सपांशन आपका निगेटिव होगा और वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन आपका पॉजिटिव होगा। बताओ जल्दी, किसी को कुछ दिक्कत? मजा आया सबको? आगे बढ़ते। ये रटनो मत, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? एक्सपांशन होता है तो निगेटिव होगा और कॉम्प्रेशन होगा तो पॉजिटिव होगा। रटने ना, ये हमें हमें समझना है। मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से, मैंने एक एक चीज आपको, मतलब ऐसी कोई सी भी चीज बताई नहीं कि भाई इसको याद रख लो, ठीक है? अब देखना, अब एक बात याद रखना, अगर हमने हीट की बात कर रहा हूं ना, हीट की, तो देखना हीट की अगर मैं बात करूं ना, हीट की, तो दो तीन चीजें याद रख लो हीट के बारे में। अगर कोई सिस्टम हीट ले रहा है ना, अगर सिस्टम को हम हीट दे रहे बाहर से, देखो हमने, मैंने कभी लिखा कि हीट दे रहे सिस्टम को, अरे ये क्या लिखा मैंने, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है। और सिस्टम को अगर बाहर से कोई हीट दे रहा है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर ये वाली हीट आपकी प्लस होगी, प्लस क्यू होगा। समझ में आया? और अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, मान लो अगर हम सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, तो वो हीट कैसे आएगी आपकी? बताओ। ये वाली हीट आपकी आएगी निगेटिव। तो आप बोलोगे सर इसमें मतलब डिफरेंट क्या था? देखो बच्चों, छोटी छोटी बातें आपको बाद में तंग करेंगे, इसलिए ये वाली बात बताई कि कोई सिस्टम अगर हीट ले रहा है तो वो पॉजिटिव में लेगा, और अगर कोई सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो भाई वो कैसे करेगा? भाई निगेटिव में करेगा। बताओ यार, क्लियर है हीट के बारे में? दो चीजें मैसेज कर दो, हाँ या ना। आप थोड़ा फर्स्ट लॉ की तरफ चलते भाई। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की तरफ चलेंगे कि सर आपने पढ़ा इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है सर? सर होता है डी क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। मैंने बोला मस्त, मजा आ गया। लेकिन आपने अभी बोला सर डी यू, ये भी तो हो सकता है ना सर, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डीवी। अरे अभी तो पढ़ा सर, वर्क होता है माइनस पी डीवी, तो इसलिए तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है भाई, ये दोनों एक ही चीज है। समझ में आया? बहुत अर्थ है, क्योंकि डब्ल्यू होता है माइनस पी डीवी। चलो इसमें मुझे क्या बताना है? मान लो मैं अभी अभी मान लो यहाँ पे मैं दो केस पढ़ाऊंगा, सुनना अभी अच्छे से। यहाँ पे मैं दो केस पढ़ाऊंगा। अभी आपने पढ़ा कि सर डी यू इज इक्वल टू होता है भाई डी क्यू माइनस पी डीवी। अब यहाँ पे दो केस कौन से? तो सबसे पहले प्रोसेस में पढ़ाऊंगा। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस में बात करूं, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बात करूं, तो आप बोलोगे सर अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो आपका डी क्यू कितना आएगा? बताओ जल्दी भाई, आपका डी क्यू क्या आएगा बच्चों? बताओ यार, जीरो आएगा, हाँ या ना? अगर डी क्यू जीरो आया बच्चों, अगर डी क्यू जीरो आएगा तो आपका बन जाएगा डी यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। भाई क्लियर है? माइनस पी डीवी, या फिर मैं बोलूंगा डी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, कुछ भी लिख दो, एक ही है ना, डी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बन जाएगा। भाई मैसेज करके बताओ, समझ में आ रहा है सबको? चाहे मैं माइनस पी डीवी लिखूं, या डब्ल्यू लिखूं, मतलब अब बात समझो। एडियाबैटिक प्रोसेस में देखो एक बात समझो, मुझे बताओ इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? या सब छोड़ दो, आप बताओ इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? बस इतना बताओ, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, आपको पता है कि सर इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ऐसे लिख दिया मैंने, चलो स्टेट फंक्शन है।
और सर वर्क आपका पाथ फंक्शन है, ये आप सबको पता होगा। तो सर पाथ फंक्शन है, वर्क इज द पाथ फंक्शन। तो मुझे ये बताना है, अगर आपने प्रोसेस, याद रखना भाई, अगर आपने एडियाबैटिक प्रोसेस ले लिया और एडियाबैटिक प्रोसेस में dq इज इक्वल टू 0 होगा, उस समय कान खोल के सुन लो, उस समय आपका पाथ फंक्शन वर्क इज बिहेव एज अ स्टेट फंक्शन। आपका पाथ फंक्शन इज अ बिहेव, वर्क इज अ बिहेव एज अ स्टेट फंक्शन। मतलब जो पाथ फंक्शन था वो किसकी तरह बिहेव करेगा, अभी स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। अगर आपने उस सिस्टम की हीट कांस्टेंट कर दी, हीट चेंज 0 आया, भाई क्लियर है। व्हेन आपको क्वेश्चन आता है व्हेन वर्क इज बिहेव एज अ स्टेट फंक्शन, उसका आंसर होगा जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे, जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें dq 0 होगा। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है dq 0 है तो आपका इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू w आ जाएगा। इसका मतलब भाई समझना, इसका मतलब भाई समझना क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। इसका मतलब सर दिस इज वर्क इज पाथ फंक्शन बट इट इज बिहेव एज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी और वर्क सेम, मतलब सेम काम करेंगे। भाई क्लियर हो गया, बताओ जल्दी, मैसेज कर दो ये वाली मेरी बात समझ में आई। एडियाबैटिक प्रोसेस बोलो क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं दूसरा केस पढ़ाता हूं आपको। भाई मैं सीईटी को तो कंफर्म क्वेश्चन आता है, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी जो पढ़ा रहा हूँ वहां से सीईटी को एक क्वेश्चन पक्का आता है, 1 मार्क्स के लिए, जो सीईटी देने वाले उनके लिए। अभी जो पढ़ा रहा हूँ कौन किस तरह से बिहेव करेगा, वहां से एक क्वेश्चन आता है। अब आइसोकोरिक की बात करते हैं। आइसोकोरिक देखो, आइसोकोरिक की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम आपका 0 होना चाहिए, डीवी आपका 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने बोला सर डीयू आपका होता है सर डीक्यू माइनस पीडीवी। तो अगर डीवी 0 है भाई, ये वाली चीज अगर 0 है आपके आइसोकोरिक, तो आपका आंसर आएगा सर, इट मींस दैट इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो डीक्यू आएगा। मतलब आप बोल सकते हो सर ये भी तो आपका पाथ फंक्शन है, दिस इज पाथ फंक्शन बट इट इज आल्सो बिहेव एज अ स्टेट फंक्शन। मतलब अगर आपसे पूछा हीट कब, हीट किस कंडीशन पे, हीट की बात कर रहा हूं, डीक्यू की बात कर रहा हूं, हीट किस कंडीशन में स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, तो आपका आंसर होगा आइसोकोरिक के टाइम पे। आइसोकोरिक प्रोसेस अगर हो, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हो, योर हीट इज बिहेव एज अ, बोलो क्या, बोलो रे, योर हीट इज बिहेव एज अ स्टेट फंक्शन। समझ में आया सबको भाई, क्लियर है। आइसोकोरिक के टाइम पे हीट आपका स्टेट फंक्शन की तरह काम करेगा, और आइसो क्या, इसके पहले क्या पढ़ा, एडियाबैटिक के टाइम पे वर्क एक्ट एज अ स्टेट फंक्शन। भाई क्लियर हो गया सबको, ये वाले डेरिवेशन याद है सबको, ये डेरिवेशन हो जाएंगे छोटे 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 चुटकुले डेरिवेशन, किसको 0 करना है वगैरह। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी तक मैंने देखो क्या क्या पढ़ा है, एक बार सुन लो। अभी हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें क्या होता है, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की डिपेंड करती है उसने कितना काम किया और उसके अंदर कितनी हीट है, वो डिपेंड करता है, वो होती है आपकी इंटरनल एनर्जी, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम अच्छे से बोलो तो चेंज। उसके बाद बच्चों मैंने पढ़ा है कि अगर वर्क की मैं बात करूं तो वर्क होता है माइनस पीडीवी, जो कि हमें आयुपैक ने बताया। माइनस की यूज करते हैं बिकॉज ऑफ साइन, हम साइन की यूज करते हो, आपको बाद में समझ में आ गया होगा कि वर्क ऑफ एक्सपांशन आपका निगेटिव होता है बच्चों, और वर्क ऑफ कंप्रेशन आपका पॉजिटिव होता है। चलो यहां तक की बातें भी ठीक है। उसके बाद मैंने बताया अगर कोई सिस्टम हीट बाहर से ले रहा है तो वो पॉजिटिव लेगा, और अगर कोई सिस्टम हीट दे रहा है तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद मैंने एक और चीज बताई कि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में मैं हीट कांस्टेंट रख दूं, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूं, तो वर्क बिहेव एज अ स्टेट फंक्शन। और अगर मैं आइसोकोरिक की बात करूं तो वॉल्यूम, सॉरी, अगर आइसोकोरिक की बात करूं बच्चों, तो हीट इज बिहेव एज अ स्टेट फंक्शन। भाई क्लियर है बच्चों, अभी तक सारी बातें क्लियर है आपको अच्छे से एकदम, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक ऐसा क्वेश्चन है ना, मैंने बोला एक लिक्विड है मेरे पास। देखो आप थर्मोडायनेमिक्स कोई ऐसा चैप्टर नहीं जैसे कि आपको लगता होगा बहुत आसान चैप्टर है। एक लिक्विड है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें लिखनी पड़ेंगी। एक लिक्विड है, देखना, एक लिक्विड एक इंसुलेटेड है, मतलब एक कंटेनर है, और एक कंटेनर कैसा बोला, इंसुलेटेड कंटेनर है, इंसुलेटेड, एक इंसुलेटेड कंटेनर है, एक कंटेनर है इंसुलेटेड है, पूरा इंसुलेटेड का मतलब समझते हो ना आप, ओके। उसमें एक लिक्विड है, तो उन्होंने बोला
इस स्टेट के लिए, मतलब इस सिस्टम के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट, मतलब जो मैं लिख रहा हूं इनमें से कौन सा करेक्ट है, 3 और 4, इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है? सबसे पहली बात, चेंज इन हीट, देखो सब लिख रहा हूं, सारी चीजें लिख रहा हूं। टेम्परेचर इज नॉट, मतलब टेम्परेचर इसका चेंज किया, मान लो, सुन लो, मैंने इसको थोड़ी देर बाद कुछ हीट किया, मान लो दूसरे स्टेट में गया मैं, यहाँ पे मैं चला गया, मतलब मेरे पास एक इंसुलेटेड थर्मस होता है ना बच्चों, आपके पास थर्मस है, मान लो, देखना भाई सुनना, आपके पास थर्मस है, आपने उसके अंदर के लिक्विड को, देखो हाइपोथेटिकल बातें चल रही थोड़ी सी, उसने बोला कि आपने एक स्टेट वन से उसको स्टेट 2 में ले गए, बस इतना ही बताया उन्होंने कि एक लिक्विड है आइसोलेटेड, मतलब एक आइसोलेटेड स्टेट में लिक्विड है, मतलब एक थर्मास में लिक्विड है, और उसको आप स्टेट 1 से स्टेट 2 में ले गए, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? 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 भाई बहुत समझ के जवाब देना, मैं बता रहा हूं ना आपको, कुछ भी नहीं, मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट है? भाई एक ही इसमें जवाब दो, आपको बस एक ही चीज देखनी थी इसमें। क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लग रहा है सर, ऐसा कुछ भी लिख के दे देते एग्जामिनर। इनमें से कौन सा करेक्ट है कि एक लिक्विड को मानो हीट किया न किया कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन एक लिक्विड अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया, उसका कुछ प्रेशर चेंज किया, वॉल्यूम चेंज किया, लेकिन तुम्हें एक बात ऑब्जर्व की क्या, यहाँ पे एक चीज मैं आपको हिंट दे देता हूं कि सर यहाँ पे उन्होंने लिखा इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, डीक्यू लिख देता हूं मैं, डीक्यू। इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। इंसुलेटेड का मीनिंग होता है कि सर एडियाबेटिक प्रोसेस है, मतलब डीक्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब मैंने 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा भी गिवन था जहां पे डीक्यू 0 नहीं था, बाकी कुछ भी देने दो, ये ऑप्शन देखो फर्स्ट वाला। भाई मजा आया सबको क्वेश्चन करके? क्वेश्चन होते भी नहीं कि कुछ कुछ बच्चों को, अगर क्वेश्चन पढ़ना नहीं आया आपको तो देखो डीक्यू 0 है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है, बाकी सब रॉन्ग है, आपको कुछ देखना भी नहीं था, आपको बस ये वाली चीज देखनी थी। ऐसा एक क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऐसा एक क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, जाके सॉल्व कर लेना, ठीक है ना भाई? हो गया क्लियर? मैसेज करो जल्दी से। इंसुलेटेड वर्ड का मीनिंग समझ में आया? डीक्यू 0, चेंज इन हीट 0। अरे सुनो, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई बात नहीं थी, आप टेम्परेचर वेम्परेचर सब छोड़ दो, सारी दुनिया एक तरफ छोड़ दो। अगर यहाँ पे इंसुलेटेड दिख गया आपको, इंसुलेटेड दिख गया, तो इसका क्लियर मीनिंग होता है चेंज इन हीट कितना होना चाहिए। अरे इंसुलेटेड मतलब थर्मास, थर्मास मतलब एडियाबेटिक, और एडियाबेटिक मतलब चेंज इन हीट कितना आना चाहिए बच्चों, 0 आना चाहिए। तो 4 ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दिखाओ जिसमें डीक्यू 0 है, कौन सा ऑप्शन है बताओ? चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे डीक्यू 0 है? तो ऑप्शन नंबर ए, तो यही आपका आंसर होना चाहिए था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं थी, बस इतना आपको मुझे क्या पढ़ाना था कि आप क्या करो, उस वर्ड को पहचानो, क्या वर्ड है वो, मतलब पूरे प्रॉब्लम में एक ऐसा वर्ड छुपा होता है कि जो आपको आंसर तक ले जाता है, तो उसका नाम था यहाँ पे इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब होता है कि ना मैटर का ट्रांसफर होगा ना एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मतलब हीट एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट चेंज क्या होगा आपका, उन्होंने आइसोलेटेड दिया, तो हीट चेंज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बाकी को छोड़ दो, सब बाकी का कुछ लेना देना नहीं। हो गए क्लियर अभी? बाकी कुछ भी देने दो, 10 चीज, हमें डी क्यू इज इक्वल टू 0 ढूंढना था। आगे बढ़ो अभी, अब आगे बढ़ जाओ, अब आगे बढ़ जाओ, देखो अब काम की चीज। अब आप सीट बेल्ट बांध लो, बोलते हैं सीट बेल्ट बांध के रखो, ओ ऐसे वाली चीज। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा, आज मैं बहुत सारे प्रोसेस पढ़ाऊंगा बच्चों, आज प्रोसेसेस की लाइन बढ़ा दूंगा मैं। प्रोसेसेस के बारे में क्या चीज याद रखनी, देखो मैंने बोला था इसके पहले भी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस। जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं ना बच्चों, देखो मान लो एक स्टेट है फर्स्ट, ये दूसरी स्टेट है, तो एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में बच्चों जब जाते हैं ना, तो या तो हम यूनिडायरेक्शन, मतलब एक, या तो सिर्फ जाएंगे वापस नहीं आएंगे, या तो जाएंगे और वापस आएंगे, मतलब 2 तरह की होगी ना स्टेट। या तो प्रोसेसेस हमारे कैसे होगी, जल्दी बोलो, या तो प्रोसेस हमारा होगा रिवर्सिबल, या तो होगा इरिवर्सिबल, ये 2 चीजें। अब दूसरी बात, सर रिवर्सिबल का क्या मीनिंग है और सर इरिवर्सिबल का क्या मीनिंग है, तो इस चीज को और अच्छे से समझते चलो। रिवर्सिबल की मैं बात कर लेता हूँ, रेव लिखता हूँ, रेव रिवर्सिबल, और यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, जल्दी बताओ क्या लिखूं? आप बोलोगे सर इरिवर्सिबल लिखो, इरिवर्सिबल। तो देखो मैं जो बातें बता रहा हूँ भाई, उनको फिलहाल देखो, कुछ बातें बहुत डिफिकल्ट होती है थर्मोडायनेमिक्स में, आपको
इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अगर आपने एनसीईआरटी कभी पढ़ी होगी खुद से तो आपको कभी कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं आपको कनेक्टिविटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ चैप्टर में, तो आप बस उसको समझिए। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस कहाँ पे होगी, तो जहां पे आइडियल गैस होगा, जहां जहां पे हम आइडियल गैस की बात करेंगे वहां पे होगी रिवर्सिबल प्रोसेस। और भाई जहां जहां पे रियल गैस की, भाई अब मजा आ रहा है, गैसेस स्टेट का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, समझ में आया ना, हम गैसेस की बात कर रहे हैं इसीलिए तो अभी गैसेस स्टेट पढ़ा है मैंने। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है आइडियल गैस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है रियल गैस के लिए। सबसे पहली बात खत्म है। दूसरी बात, दिस इज इन इनफाइनाइट स्टेप। देखो रिवर्सिबल जो होता है ना चीज, वो इनफाइनाइट मतलब कभी रुकता नहीं, इट इज इन इनफाइनाइट स्टेज, इनफाइनाइट स्टेप्स, इट इज इन इनफाइनाइट स्टेप्स। लेकिन इरिवर्सिबल जो होता है ना वो होता है आपका फाइनाइट स्टेप में। मतलब ये जो कोई भी रिएक्शन हो या प्रोसेस हो, कुछ फाइनाइट यूनिडायरेक्शनल जो भी चीज होती है ना वो फाइनाइट स्टेप में खत्म हो जाती है, मतलब कुछ काउंटेबल स्टेप में, ठीक है ना। नेक्स्ट वाली इंपॉर्टेंट चीज, देखो रिवर्सिबल में हम इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। अभी इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद में, जितना रिक्वायर है उतना इंटीग्रेशन यूज करेंगे। आइडियल गैस है, देखो रिवर्सिबल बोले तो आइडियल गैस, सर इनफाइनाइट स्टेप, और सर इंटीग्रेशन यूज करेंगे। लेकिन इरिवर्सिबल में हम इंटीग्रेशन नहीं यूज करते। बोलो क्लियर है, 3 पॉइंट सबको बताओ। यहां तक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में जो जो बातें मैंने बताई वो समझ में आई सबको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, अभी एक में इंटीग्रेशन यूज करेंगे, दूसरे में आप बोल देना सर डेरिवेटिव। नहीं भाई, इसमें इंटीग्रेशन यूज नहीं करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं यूज करेंगे। अब रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में एक और चीज बता रहा हूं, सुनो। देखो रिवर्सिबल चीज का एक बार मैं मीनिंग बता देता हूं। रिवर्सिबल, देखो रिवर्सिबल में आप बोलोगे सर कि मान लो ये पिस्टन है, ऊपर से कोई तो भी प्रेशर है पी एक्सटर्नल मान लो, और नीचे से प्रेशर है आपका पी इंटरनल, अंदर वाला प्रेशर पी इंटरनल। तो इनमें जो डिफरेंस होगा ना बच्चों, आप समझ रहे हो ना, दोनों प्रेशर जो होगा ना, तो पी एक्सटर्नल जो होगा ना रिवर्सिबल के केस में, और पी इंटरनल जो होगा ना बच्चों, ये दोनों इक्वल हो गए। मतलब बाहर वाला प्रेशर और अंदर वाला प्रेशर जो होगा ना रिवर्सिबल के केस में वो इक्वल हो गए, और इनमें बहुत कम डिफरेंस होगा। आप समझ में आ रहा है आपको, बहुत ज्यादा कम डिफरेंस। मतलब अगर ये, मतलब मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखो अगर ये 9 एटमॉस्फेयर है ना, ये होगा 8.9 एटमॉस्फेयर। समझ में आ रहा है डिफरेंस, 8 और 9 और 8.9। इनफाइनाइटिसिमिली ऐसा लिखा गया आपके बुक में, ऐसा कुछ तो भी, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल डिफरेंस, इनफाइनाइट सिमिली प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आ रहा, चलो मुझे। इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल मतलब होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एक, मान लो ऊपर से कोई प्रेशर है और नीचे से प्रेशर है, तो इनमें जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो बहुत कम आएगा। मतलब दे आर नियरली इक्वल, और ये प्रोसेस आपकी कैसी होगी, बोलो रिवर्सिबल होगी। समझ में आया सबको, समझ में आया रिवर्सिबल के बारे में इंपॉर्टेंट बात। इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल का मतलब समझ में आया, मतलब बहुत कम डिफरेंस होगा बच्चों, बहुत ज्यादा कम। बोलो क्लियर है, अब होगा है सबको क्लियर। लेकिन इरिवर्सिबल के केस में भाई याद रखना, देखना अच्छे से याद रखना, इरिवर्सिबल केस में, इरिवर्सिबल के केस में भाई याद रखना अच्छे से, कि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर इक्वल नहीं होंगे। कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा, हमें नहीं पता, लेकिन दे आर नॉट इक्वल। देखो मैं बोल देता हूं कौन बड़ा हमें नहीं पता, लेकिन दे आर नॉट इक्वल, इतना तो पता है भाई। क्लियर है अभी। और यहाँ पे लार्ज डिफरेंस होगा यहाँ पे, इसीलिए तो एक डायरेक्शन में जाता है। समझ में आ रहा है आपको, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है भाई उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसीलिए एक डायरेक्शन में। और रिवर्सिबल मतलब डिफरेंस बहुत कम है, तो वो चूज नहीं कर पा रहे कि इस डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन में जाओ, देयरफॉर दे आर रिवर्सिबल। बोलो अब सबको ज्यादा क्लियर है, मैसेज कर दो सबको। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में आइडिया आ गई। आइए अभी थोड़ा सा मैं आपको और प्रोसेसेस के बारे में इंट्रोडक्शन करवा देता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप क्या करो बच्चों, एक बार आप रिज्वाइन कर लो, जल्दी से जल्दी रिज्वाइन करो, ठीक है ना। आप एक बार रिज्वाइन कर लो।